पिरामिल आधे से भी मिलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं और वो बाजार को फंडामेंटल नज़रिए से बहुत अच्छी तरह देखते हैं। पिरामिल, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका सेटअप बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपका फ्रेम जो है, एक माइक है आपके सामने, आपने अपनी कंपनी के नाम की टी शर्ट पहन रखी है, पीछे आपने बहुत सोच विचार कर आपने अपने गुरु जी की फोटो पीछे लगा रखी है, बफेट साहब की। यस यस दोनों, मतलब एक जो पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करे और एक जो ग्राउंडेड रहने के लिए मोटिवेट करे, so दोनों है। बिल्कुल, पैसा कमाइए लेकिन बहुत ज्यादा अटैच मत हो जाइए इससे, क्योंकि मतलब आफ्टर ऑल छूट पैसा जाना कमाने के लिए वो पैसा छोड़ने के लिए, दोनों का मोटिवेशन आपको मिलता रहे। बिल्कुल। तो पिरामिल साहब रिटेल और एचएनआई से के करीब बहुत काम करते हैं, तो उनके साथ उनका पैसा कमाने का तरीका तो बताना ही है, साथ में इमोशंस हैंडल करने का तरीका। जब तक आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड या अवेयर नहीं होंगे, आप वॉलेटिलिटी जो है बाजार की, अपनी लाइफ की, वो झेल नहीं सकते। शायद इसीलिए विवेकानंद की टीचिंग्स पे को भी फॉलो करते हैं। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे पिरामिल, पहले बाजार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक बढ़िया सा पुल बैक देखा हमने लास्ट 15-20 दिन में। कमोडिटी गिरे बहुत जोर से, उससे भी राहत मिली है मार्केट को। आप कैसे देख रहे हैं, बॉटम बन गया आपके हिसाब से, या अभी इतनी क्लैरिटी से ये कहा नहीं जा सकता? I think I'm not an expert of particularly bottom fishing or predicting bottoms, but overall जिस तरीके से हमने 2020 और 2021 देखा था, तो उसके बाद ये कंसोलिडेशन होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जिस तरीके का यूफोरिया क्रिएट हो रहा था, कहीं ना कहीं रैशनल थॉट प्रोसेस जो है वो ब्रेक हो रही थी इन्वेस्टर्स की। तो मार्केट वाज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज इस साल में फिर वो इन्फ्लेशन के तौर पे आई, फिर हाई इंटरेस्ट रेट के तौर पे आई, या फिर यूक्रेन रशिया वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई। तो आई स्ट्रांगली फील दैट year is going to be an year of consolidation. I don't know, मतलब 4-5% ऊपर नीचे यहां से रह सकता है मार्केट, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये this year will be an year of acquisition rather than मतलब from long term point of view, because I normally practice long term investing. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट ईयर वी आर गेटिंग। एंड जो भी मतलब देयर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन वर्ल्ड मार्केट में, बेयर मार्केट्स जहाँ हो रहे हैं, या फिर वी आर आल्सो गोइंग टू एंटर इन फ्यू मंथ्स टाइम। सो आई थिंक जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स है ड्यूरिंग बेयर मार्केट जो आप करते हो, आई थिंक दोज आर द इंस्टॉलमेंट्स व्हिच विल गिव यू द हाईएस्ट रिटर्न्स, और those are the investments which will take your compound annual growth rate to the next level. I am a believer of that thought process. आप इस समय क्या क्या इंडिकेटर्स देख रहे हैं? जैसे एक बड़ी चीज निकल के आई, जिसमें बहुत इंटरेस्ट भी है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, एचडीएफसी बैंक दोनों में फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इंडियन इन्वेस्टर का बहुत विश्वास है, और ये स्टॉक को कुछ लोग एसआईपी करते हैं। अब एक बड़ा नॉट मिल गया इनको, जरूरी नॉट था आरबीआई का, कि कंपनी मर्ज हो जाएगी। आगे चल के क्या प्रॉस्पेक्ट लगते हैं इन दोनों स्टॉक्स के, एक कंबाइंड एंटिटी के? नहीं, आई थिंक आरबीआई ने जिस तरीके के रेगुलेशंस लाए थे, स्पेसिफिकली फ्रॉम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर जो भी रेगुलेटरी रिजर्व्स आपको रखने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रनिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दैट टू विथ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ मोर देन 5 लाख करोड़ रुपीस के लोन्स की बुक अगर आप बात करोगे, तो इट वाज नॉट सस्टेनेबल, या फिर वहां से उसको ग्रो करना वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो वहां कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आरबीआई की तरफ से मिल ही गए थे कि भाई आपको मर्ज करना ही होगा, एंड दैट्स व्हाट दे हैव टेकन द डिसीजन। जो अप्रूवल्स आ रहे हैं काफी फास्ट आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल 2-3 दिन पहले आया, कल आरबीआई का भी अप्रूवल आ गया। वैसे कंपनी ने बोला है कि इन द सेकंड और थर्ड वीक ऑफ FY24 कंप्लीट मर्जर हो जाएगा। सो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या फिर एनसीएलटी हो, या फिर शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो, उनके अप्रूवल्स बचे हैं, बट इन ड्यू कोर्स दे विल आल्सो कम बैक, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक आफ्टर द मर्जर। आई एम वेरी पॉजिटिव फ्रॉम प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। अगर हम नेक्स्ट 5-10 years की बात करते हैं, जो अभी मार्केट शेयर है, लोन के मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं, 65% ऑफ द लोन, 60 to 65% ऑफ द लोन्स आर टुवर्ड्स PSU बैंक्स, एंड 35 to 40% आर टुवर्ड्स द प्राइवेट बैंक्स। बट अभी इंक्रीमेंटल लोन्स जो जा रहे हैं, वहां पे प्राइवेट बैंक्स आर आल्सो ऑलमोस्ट 45 to 50% लोन्स दे रहे, एंड द फोकस इज कंप्लीटली ऑन रिटेल लेंडिंग ऑल्सो। बहुत सारे कंपल्शंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हो सकते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग, बट यहां मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर इज वेरी वेल पोजिशन्ड फ्रॉम रिटेल लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे मार्केट शेयर उनका बढ़ता ही जाएगा। सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस।
ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस आपको पसंद आता है, फिर आमिर यहाँ पर बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि जिस तरह से रुपए को लेके एक प्रोजेक्शन निकल कर आ रही है और अब ऑलमोस्ट 79 के ऊपर टच हुआ, 79 के ऊपर इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है, 80 तक की बात की जा रही है, 81 तक की बात की जा रही है। ऐसे में आप कौन से स्पेसेस को देखते हैं कि उनको फायदा, जाहिर तौर पर जिन फेसेस को फायदा मिलेगा वो एक्सपोर्ट है, आईटी है, लेकिन अभी भी आईटी में वो एक कन्विक्शन नहीं आ रही है, अभी भी वो ग्रोथ स्टॉक्स पे बाइंग का बाउट क्या, उस पर एक इंटरेस्ट भी नहीं दिख रहा है। तो ये इस सिनेरियो में भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को फेवर क्यों नहीं मिल पा रहा है? सी आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुए थे ना, लास्ट ईयर की जो कमेंट्री बिल्ड हो गई थी आईटी सेक्टर के लिए, दैट वाज नॉट एट ऑल, मतलब इट वाज नॉट सस्टेनेबल। रीजन बिहाइंड, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कोरोना आया, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें प्रीपोन हो गई। तो आईटी स्पेंडिंग की भी अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज, तो वो बड़ी है, बट जिस तरीके का पेस एक्सपेक्टेशन आया था आईटी सेक्टर में, सो दैट वाज नॉट सस्टेनेबल। अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पी रेशियोज जो आईटी सेक्टर ट्रेड कर रहा था, दोज वर, अगर 3 साल 5 साल 7 साल के में मीडियन पी रेशियोज भी देखता हूं इन कंपनीज के, तो वहां से वो 40 से 50% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। अब सही में उतना ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था क्या? इतना ज्यादा, मतलब जो मार्केट ने बिल्ड किया उतना ग्रोथ एक्सपेक्टेशन सही में जो भी हमने कमेंट्री सुनी थी आईटी सेक्टर के प्लेयर से, वहां से तो नहीं आता था, बट मार्केट प्लेयर्स वर बिल्डिंग दैट पर्टिकुलर कमेंट्री। सो वो सस्टेनेबल नहीं था। अब कहीं ना कहीं जब रैशनैलिटी वापस आ रही है, एंड प्लस जो एट्रिशन का फेज हमने आईटी सेक्टर में देखा था अभी, सो वो आईटी सेक्टर के एट्रिशन के फेज में उनके मार्जिन्स भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो गए। स्पेसिफिकली 4-5 साल से जहां पे सैलरी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वहां पे री रेटिंग कहीं ना कहीं सैलरीज की हो रही थी, एंड दैट्स व्हाई द मार्जिन प्रेशर भी वहां पे आ गया। सो एक्सपेक्टेशन एक तो आपने बहुत हाई सेट कर लिए, बट आपका एट्रिशन इज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल ऑन योर मार्जिन्स। सो वो सारी चीजें एक साथ आ गई है आईटी सेक्टर पे। बट अभी अगर वैल्यूएशंस देखोगे आप, तो कंपेयर टू लास्ट 6 मंथ्स के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस नजर आ रहा है लार्ज कैप साइड के आईटी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं वहां पे। बाकी मिड कैप आईटी कंपनीज स्पेसिफिकली जो स्पेशलाइज्ड है या फिर कहीं फोकस है उनका किसी एक सेक्टर पे, तो वो कंपनीज आर आल्सो लुकिंग क्वाइट गुड। परिमल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमको समय दे रहे हैं। और मैं 2 चीज़ बता दूं, एक तो आप जो पेज पे लिख के डालते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो थोड़ा उससे कनेक्ट भी करते हैं। ये तो हर जगह क्या डिजिटल 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 चलता रहता है, तो आप जो रिटर्न में पेज डालते हैं वो अपने आप में यूनिक है। दूसरा, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, आप चेक करेंगे तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा, बाय द वे। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है, आपने ना 2-3 दिन पहले रिलैक्सो और बाटा के रिगार्डिंग डाला था कि ये शूज वाली कंपनीज चल सकती हैं। अभी आपने एक पॉइंट क्लियर किया कि आप बॉटम फिशिंग तो नहीं कर पाते, लेकिन आप वैल्यू स्टॉक जरूर जानते हैं। आपने उसमें रीजन बता रहे थे कि ऑफिस खुल गए, स्कूल खुल गए, इस तरह के आपने काफी सारे रीजन, 7-8 रीजन थे, अब मेरे को इतने याद नहीं। आप मेरे को कुछ वैल्यू पिक अभी आप बता सकते हो जो आपके पास भी चल रहे हैं? मुझे स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो मतलब वो पर्टिकुलर पोस्ट आया था बिकॉज देयर वर टू मेनी क्वेरीज अबाउट रिलैक्सो एंड बाटा, सो दैट्स व्हाई आई मेड दैट पोस्ट। बट फ्रॉम वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्टिकुलरली अगर आप बोलोगे तो मुझे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वहां पे अच्छा खासा करेक्शन भी हमने देखा है। एक ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से जो बैंक्स चलते हैं, बहुत ज्यादा हमने फिनटेक कंपटीशन वगैरह की बातें की, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ करेक्शंस आल्सो वी हैव सीन इन दीज प्लेस। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैंकिंग स्पेस में, तो वो इग्नोर हो रहा था। तो अभी ये जो ट्रेडिशनल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, पुराने बैंक है, बड़े बैंक है, उन पे ज्यादा नजर होनी चाहिए। जैसे कि मतलब दिस इज नॉट एन एडवाइस अगेन, बट एचडीएफसी बैंक हो या फिर कोटक बैंक हो, जिनका रिटेल लेंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है, इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आल्सो, दो द स्टॉक हैज करेक्टेड अ लॉट, बट आई स्टिल फील जो उन्होंने विजन दी हुई है फॉर 2024-25, दे आर ऑन राइट ट्रैक टू अचीव दोज नंबर्स। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू we are quite positive on that front, but definitely not an investment advice. I think advisor को पूछ के investment की calls लेनी चाहिए investors। राइट, एक और बात करते हैं, डॉक्टर कॉपर जिसे बोलते हैं, कॉपर प्राइसेस अपने टॉप से 20-25% नीचे आ गए, इस समय 2 साल के लोएस्ट लेवल्स पे हैं। बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स भी काफी तेजी से करेक्ट हो रहे हैं, और कल जो सेकेंड हाफ में मार्केट में तेजी आई थी वो एग्री कमोडिटी के सडन फॉल से आई थी। क्या ये सारे इंडिकेटर्स आपको ये जता रहे हैं कि
इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी पीक आउट हो रही है, अगर वो होगा तो सबसे बड़ी चिंता स्टॉक मार्केट की एक तरह हट जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके की रैलीज हमने इन कमोडिटीज में देखी थी वो सस्टेनेबल नहीं थी, सबको भी पता था। और वहां पे एक कमेंट्री प्लेस करने की कोशिश की गई कि दे आर एंटरिंग इनटू सुपर साइकिल एंड ऑल दोस थिंग्स। जब ओवरऑल व्हेन यू नो दैट कि आपने जिस तरीके से पैसा प्रिंट किया है उसका एक इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे होगा, तो वहां पे उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। और जब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे तब रेसेशन या फिर ग्लोबल स्लोडाउन की बातें होंगी, एंड जब ये बातें शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली दीज कमोडिटीज विल कूल ऑफ। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ ये कमोडिटीज तो प्ले आउट हो ही रही है, बट वी आर लुकिंग मोर, अगर इंडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन क्रूड करंटली, बिकॉज दैट इज द मेन पेन पॉइंट फॉर इंडिया। अगर वो कंसर्न हमारा दूर हो जाता है तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल, बिकॉज फॉर अस कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज नॉट डिफिकल्ट। यूएस हो या यूरोप हो या यूके हो, उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, बिकॉज उन्होंने लास्ट 30-40 साल में वो चीजें देखी नहीं है। बट आई थिंक इंडिया एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री, और आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक, वी आर वेरी वेल पोजिशन कंट्रोल दीज थिंग्स, बिकॉज इन लास्ट 10 years हमने 4 बार 8% के ऊपर का इन्फ्लेशन कंट्रोल किया हुआ है। सो आई थिंक ये कमोडिटीज नीचे आना एक इंडिकेशन तो है ही, प्लस अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं तो आई थिंक मॉनसून इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो थैंक्स टू मतलब आज हम जो बात कर रहे हैं तो काफी अच्छी बारिश हो रही है महाराष्ट्र में, तो सो आई थिंक लेट्स जस्ट होप दैट कि ये साल का भी मॉनसून काफी अच्छा रहे, एवरेज या फिर बेटर दैन एवरेज रहेगा, तो वो भी सारी चीजें काफी कूल ऑफ हो सकती है, वो एक प्रेशर कम हो जाएगा। पुणे में अपने घर में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं मॉनसून, हमसे बातचीत गुफ्तगू कर रहे हैं, गरम गरम चाय ले रहे होंगे। बट मैं बता दूं कि आज स्काईमेट ने बहुत सारे इलाकों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट ऑलरेडी सब जारी कर दिया है। और हम जैसे लोग जो है अभी हम तो डर रहे हैं। प्रियंका का पहला मॉनसून है मुंबई में, वो सोच रहे हैं कि स्विमिंग भी नहीं सीखी बचपन में, अब घर कैसे जाएंगे। परेशान मत होइए, आपको तो काफी हालत करवा दिया। आप मॉनसून की बात कर रहे हैं परिमल, और मैं सच में डर रही हूँ कि दूर से सब देखने में ही अच्छा लगता है मॉनसून, जब खुद आप उस बीच में फंसे हो। मुंबई लुक्स स्केरी, आई नो दैट। बट ये भी है कि कुणाल भी देखिए स्टूडियो में आ गए, मुस्कुरा रहे हैं कि पैसे की बारिश होनी चाहिए। कुणाल से यही सोच रहे हैं, बाकी बारिश हो हम झेल लेंगे, राइट कुणाल? कुछ स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ में नहीं करना चाहिए। राइट। चलिए परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे, फिर जल्दी बात होगी।